को बुरा लग रहा है ना। तेलंगाना एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 सदस्यीय जांच आयोग का गठन करने का दिया निर्देश। 6 महीने में आयोग देगा अपनी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सिरपुरकर आयोग की करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद से निपटने के लिए झांसी के बबीना कैंट में रूस और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। 9 दिनों तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। वर्षा जल संचयन अभियान को सोनभद्र में मिला जीवंत रूप। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के लिए नहीं भटकना पड़ेगा दूर दूर तक। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक होगी गंगा के किनारे। कानपुर में गंगा घाट पर होगी इस बैठक की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। यह आयोग 6 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सिरपुरकर की अगुवाई वाले इस 3 सदस्यीय आयोग में बॉम्बे हाईकोर्ट की जज रेखा व सीबीआई के पूर्व निदेशक भी शामिल हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट आने तक कोई और कोर्ट या अथॉरिटी इस मामले में जांच नहीं करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को सच्चाई जानने का हक है। हम चाहते हैं कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप कहते हैं कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मानना है कि वे निर्दोष थे तब लोगों को सच्चाई जानना चाहिए। हम अपने मन से किसी तथ्य का अनुमान नहीं लगाना चाहते। मामले में जांच होने दें, उसे क्यों रोक रहे हैं। तेलंगाना एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता विकास सारथी के पास। विकास, इस एनकाउंटर के बारे में क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने और जांच की क्या व्यवस्था की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच जरूरी है ताकि तथ्य सामने आए। हालांकि तेलंगाना सरकार ये कह रही थी कि उसने एक एसआईटी गठित कर ली है और इसलिए फिलहाल किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। हालांकि इन्होंने ये कहा कि अगर जज चाहे तो निगरानी कर सकते हैं इस मामले की रिटायर्ड जज, लेकिन एसआईटी जांच को प्रभावित न किया जाए किसी तरह से। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि कुछ तथ्य इसमें ऐसे हैं जो पुलिस की थ्योरी पर और ज्यादा निष्कर्ष के लिए सवाल खड़े करते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि इस मामले में एक जांच आयोग बनाया जाए और ये जांच आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। कोर्ट ने ये भी कहा राज्य सरकार से कि उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि तथ्य क्या है ये लोगों के सामने आए। किसी भी तरह के अनुमान लगाना इस मामले में सही नहीं होगा। इसीलिए बेहतर ये होगा कि एक तीन सदस्यीय पैनल गठित किया जाए जो अपनी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। जी विकास, आपका हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले समाचारों की ओर। ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से हरी झंडी मिल गई। बुधवार को राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित किया, जबकि लोकसभा पहले ही इसे पास कर चुकी है। राज्यसभा में विधेयक को 105 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी मिली। डिवीजन ऑन द मोशन दैट द बिल बी पास्ड subject to correction. Ayes 125, noes 105, abstain 0. The motion that bill is passed is adopted. और इसी के साथ संसद में ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया। लोकसभा में भारी बहुमत से पास कराने के बाद बुधवार दोपहर 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के उच्च सदन में विधेयक पेश किया था। करीब 7 घंटे की चर्चा के बाद सदन में इस पर मतदान हुआ और सदन ने विधेयक को 105 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल के पास होने को ऐतिहासिक करार दिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, भारत और हमारे देश के दया और भाईचारे के संस्कारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन। खुशी है, नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है। बिल के समर्थन में वोट करने वाले सभी सांसदों का आभार। ये बिल उन लोगों के कष्टों को दूर करेगा जो सालों से अत्याचार सह रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिल के पास होने पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया,
नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पास होने के साथ ही करोड़ों वंचितों और पीड़ितों का सपना आज पूरा हो गया है। पीड़ित लोगों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के पीएम मोदी के संकल्प के लिए धन्यवाद। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विधेयक के पास होने को ऐतिहासिक बताते हुए ट्विटर पर लिखा, राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पारित होने पर सभी को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम लिया गया। भारत के पड़ोसी धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करेगा। यह बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत ही प्रभावी बिल पास हुआ है संसद के द्वारा। मैं नरेंद्र मोदी जी और अपने गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन करना चाहता हूं। जो पीड़ित हैं, जो दुखित हैं, जो विभेद के शिकार थे, जो अपनी जमीन से उखाड़ दिए गए, जिनकी बेटियां बहनों के साथ बदसलूकी हुआ करती थी, जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे, ऐसे सभी लोगों को आज एक वैधानिक अधिकार दिया गया है और भारत सबों का सम्मान करता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विधेयक के पास होने पर खुशी जताई है। The issue of CAB, which is there, the concerns that were there in CAB have been addressed to a large extent. I again repeat myself when I say the biggest fear in all the people's mind is that will Bangladeshi people, citizens, keep coming into our state? Are we going to be flooded by Bangladeshis in the future once the CAB is done? Absolutely not. The government of India decided to speak to everybody and look at all these concerns and actually address these concerns. So what I'm saying is, once these issues are addressed and our concerns are addressed, my point is, are we going to oppose for the sake of opposing, or are we going to actually look at the issues that are there in front of us and take a stand? विधेयक पास होने के बाद इन 3 देशों से आए विस्थापितों को नागरिकता की उम्मीदें जग गई हैं। उन लोगों ने सरकार के प्रयासों पर खुशी व्यक्त करते हुए पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। लोग मोदी सरकार से बेहद खुश हैं। वीजे नु संभालते हैं, वीजे ले रहे हैं। 22 साल हो गए, सारी उम्र इस वीजे चली गई। आज एक मता पास होया जो सानू खुशी दा, इन्हें ज्यादा खुशी हुई कि संभाल नहीं सकते। इतनी खुशी हो रही है, इतनी कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं। और सारे मोदी का धन्यवाद है, हमारी तरफ से प्रणाम है उनको। और हमें इतनी आजादी दे दी जो आज देखो कितनी हो रही है, आप आंखों से देख सकते हैं हमें कितनी। आज तो नींद भी नहीं आने वाली हम लोगों को। विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। अब ये बिल करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा। ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद में जोरदार बहस हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सदन में विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस समेत कुछ सदस्यों ने जहां विधेयक का विरोध किया, तो वहीं बीजेपी और एनडीए के बाकी सहयोगियों ने इसका जोरदार समर्थन किया। चर्चा पर जवाब के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर पूर्वोत्तर के जो लोग थे उनकी चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में भारी बहुमत से पास कराने के बाद बुधवार दोपहर 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के उच्च सदन में विधेयक पेश किया। विधेयक पेश किए जाने से पहले टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय ने इस पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया। विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने सदन को बताया कि इसका मकसद क्या है और कैसे ये करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा। इस बिल के जो प्रावधान है वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला ये बिल है। विभाजन के बाद एक हम सब की कल्पना थी कि जो नागरिक यहाँ पर अल्पसंख्यक रहते हैं और पड़ोसी देशों में भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं, वो सब अपने अपने नागरिक अधिकारों के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे। विधेयक पर विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है और मोदी सरकार में वो पूरी तरह से सुरक्षित है।
अमित शाह ने विधेयक पर पूर्वोत्तर के लोगों की चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की। पूर्वोत्तर राज्यों में उन वर्गों के लिए सभी मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षा के लिए भी हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। अमित शाह के बयान के बाद सदन में विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस समेत कुछ सदस्यों ने जहां विधेयक का विरोध किया तो बीजेपी और एनडीए की बाकी सहयोगियों ने इसका जोरदार समर्थन किया। अगर बदलाव लाए थे आपने, बेहतर होता। प्रजातंत्र की ये रिवायत है, इसको दोबारा दिखवाते। जल्दबाजी क्यों? पार्लियामेंट की कमेटी को भेजते, अगले सत्र में इसको लेकर आते। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस माइनॉरिटी को रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, प्रताड़ना हुई है और वो लोग भारत में शरण लिए हैं या शरण लेना चाहते हैं, उनको सिटीजनशिप राइट देने का अधिकार देने का काम है। यह मूल बात है। आर्टिकल 15 सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुस्तान का नागरिक है, सिटीजन, वही उसको अवेल करता है। आर्टिकल 14 की बात है तो सब जानते हैं उसमें कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है, इसमें इंटेलिजिबल जो डिफरेंशियल है और सब्सटेंशियल जो डिस्टिंक्शन है, उसका बहुत स्पष्ट मतलब है और उसी के आधार पर अपने देश में बहुत कानून बने हैं और ये कानून बना है। तो इसलिए हम लोग इसका, हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। पूर्वोत्तर के सांसदों ने भी विधेयक का जोरदार समर्थन किया। बाकी जो स्टेट के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है, जैसे 371 पर ये लागू नहीं होगा, ILP एरिया में वो लागू नहीं होगा, 6 शेड्यूल में वो लागू नहीं होगा। और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वहां पर बहुत सारे जगह पे उन्होंने सुरक्षित रखा जिन लोगों ने जिसके ऊपर शंका था। चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को डरा रहा है, जबकि मोदी सरकार में वो पूरी तरह सुरक्षित है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है और इसी के तहत ये मैं कानून लेकर आया हूं। माननीय कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म जो करो वो कोई भी आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? मान्यवर ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के, आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान। मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी और फिर ये कानून अमल में आ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रसन्नता जताई है। उन लाखों लोगों को जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से प्रताड़ित थे, पीड़ित होकर के भारत में आए थे, दशकों से नागरिकता के लिए भटक रहे थे, आज उन सब के जीवन में एक नई रोशनी आई है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन लाखों नागरिकों का जो पीड़ित और प्रताड़ित थे, भारत में शरण लिए थे, आज उन्हें भारत की नागरिकता से संबंधित ये बिल दशकों की उनकी मांग को पूरा किया है। इसके लिए मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि इस बिल को बहुत पहले ही अस्तित्व में आ जाना चाहिए था, परंतु राजनीति के चलते अस्तित्व में नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिस तरह का व्यवहार हिंदुओं के साथ होता है उसको सब जानते हैं। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जहां उन्हें पनाह मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा देश किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता। सरकार में आने से पहले ही हमने कहा था कि हम ऐसा बिल लाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल देश को जोड़ने का काम करेगा। बिल का आमजन में कोई विरोध नहीं है। वह उन्होंने मुस्लिम समाज को बिल में जगह न दिए जाने के सवाल पर कहा कि भारतीय मुसलमान भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, वे हमसे अलग नहीं हैं, उन्हें देश में पूरा सम्मान मिलेगा। ऐसे संगठन हैं या दल हैं
जो वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, तो वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा देश इस पर सहमत है और लोकसभा में आपने देखा होगा कि अधिकांश लोगों ने इसका साथ दिया और वास्तव में इसकी आवश्यकता है। आतंकवाद से निपटने के लिए झांसी के बबीना कैंट में रूस और भारत का इंदिरा 2019 ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारी भी मौजूद रहे। 11 दिसंबर से शुरू हुआ सैन्य अभ्यास 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं युद्ध अभ्यास करेंगी और एक दूसरे को गुर सिखाएंगी। इस ऑपरेशन में दोनों देशों के तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास कर रही हैं, जो कि भारत में पहली बार हो रहा है। इससे पहले केवल थल सेनाएं युद्ध अभ्यास करती थी। थल सेना झांसी में, वायुसेना पुणे में और नेवी गोवा में युद्ध अभ्यास कर रही है। युद्ध अभ्यास के ओपनिंग सेरेमनी में दोनों ही देशों के सेनाओं के सैन्य अधिकारियों ने परेड की सलामी ली। रूस और भारतीय सेनाओं के इस अभ्यास ने आतंकवाद की कमर टूटेगी और दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल DS आहूजा ने कहा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान रूस और भारत की सैनिकों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ने का अभ्यास करेंगे। साथ ही सैन्य अभ्यास से देश के दुश्मनों आतंकवाद का सफाया करने में काफी सफलता मिलेगी। इंडिया और रशियन आर्म्ड फोर्सेस का बहुत गहरा संबंध है और ये जो एक्सरसाइज इंदिरा सीरीज जो चल रहा है ये 11वीं बार हो रहा है। पर ट्राई सर्विस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज है पहली बार रशिया में 2017 में हुआ था। इंडिया में पहली बार 2019 में हो रहा है, जिसमें जो आर्मी कंटिजेंट है वो ट्रेनिंग बबीना में करेगी, नेवी का जो कंटिजेंट है गोवा में और एयरफोर्स का पुणे में। और ये एक्सरसाइज आज शुरू होती है और समाप्त 19 दिसंबर को होगी। बरसात के जल को संचय कर उसका उपयोग करने की प्रधानमंत्री की सलाह सोनभद्र जैसे पहाड़ी और पिछड़े अंचल में साकार होती दिखाई पड़ रही है। एक समय था जब इस पिछड़े अंचल के लोग पानी की तलाश में 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर गड्ढों से दूषित पानी लाकर पीने को विवश थे, किंतु वर्षा जल को संचयन कर गाँव में ही इन लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है। सोनभद्र के इन अति पिछड़े क्षेत्रों में राजस्थान की तर्ज पर वर्षा जल को संचयन करने के लिए जिले के मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में जिले की एक टीम ने राजस्थान का भ्रमण कर टांगे के निर्माण की परिकल्पना के आधार पर इसका निर्माण शुरू कराया और बरसात के एकत्र हुए पानी इन क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। गांव के लोगों की माने तो उनके लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। म्योरपुर ब्लॉक के अति पिछड़े गांव आंगरंग पानी की एक गृहिणी फुलवा बताती हैं कि पहले उन्हें दूर जाकर गंदे नालों से पानी लाना पड़ता था, किंतु आज अपने दरवाजे पर ही टांकों से शुद्ध पानी प्राप्त हो रहा है। पहले चुहाड़ का पानी हम पी रहा था तो पानी हमको बीमार पड़ा देता है पानी पीने से। तब हम टमका का पानी पीते हैं तो हम सुरक्षित है, बीमारी से दूर हैं हम लोग। और पहले 2 किलोमीटर दूर हम लोग को पानी लेने के पड़ रहा था, है इसलिए तो हम लोग अगल बगल पड़ोस भाई हैं वो भी पी रहे हैं। राजस्थान की तर्ज पे का निर्माण कराया गया है। इसकी क्षमता 25,000 लीटर है, 1,95,000 में बनाई गई है। ये पानी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग जो दूर से पानी पीने के लिए चुहार से पानी लेने जाते थे, प्रदूषित पानी पीते थे, उससे जो निजात मिल गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग की सेमेस्टर परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। बुधवार को पेपर का ऑडियो वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाहक कुलपति S.K. शुक्ल ने देर शाम विधि विभाग के प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह और एसोसिएट प्रोफेसर अशोक कुमार सोनकर को निलंबित कर दिया। उन्होंने शासन से मामले की CBCID जांच कराने की मांग की है। वायरल हुए ऑडियो में कथित तौर पर विधि विभाग के एक परीक्षार्थी और शिक्षकों के बीच की बातचीत है, जिसमें प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्नों के बारे में शिक्षक ने परीक्षार्थी को विस्तार से बताया है। प्रश्न पत्रों को प्रकट करना, उनको आउट करना, ये आपराधिक कार्य है और इसमें हमने 2 शिक्षकों को निलंबित करने का निर्णय लिया है, श्री RK सिंह और श्री अशोक कुमार सोनकर। महाविद्यालय को सदा सर्वदा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का और उनके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना करने का निर्णय लिया है।
महाविद्यालय प्रबंध तंत्र और प्रशासन के विरुद्ध एफआईआर कराने का निर्णय लिया है। इस पूरे ऑडियो क्लिप के प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी से कराने का निर्णय लिया है। मामले की लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा थाना हसनगंज लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के हित में हमने तृतीय सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं, विधि तृतीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं जो हो चुकी हैं या होने वाली हैं उन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया है और नई तिथियां शीघ्र घोषित की जाएंगी। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी भ्रष्टाचारी अपराधी व्यक्ति को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच के नानपारा के पास हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई तथा 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का बहराइच जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। यह घटना उस समय हुई जब कल सुबह बहराइच से नानपारा बारात कार से जा रही थी। तभी गौरा धनौली के पास एक ट्रक का टायर दब जाने से अनियंत्रित हो गया और ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। घायलों ने बताया कि दुर्घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट जो है आज बहराइच नानपारा रोड में थाना नानपारा क्षेत्र में इनोवा कार में 9 लोग और इसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। वो लोग शादी समारोह में जा रहे थे। सामने से जो एक ट्रक आया जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि उसका टायर फटने से ट्रक जो है वो इम्बैलेंस हुआ, इस गाड़ी के साथ टकराया और एक्सीडेंट के कारण इसमें सवार 6 लोगों की जो है वो डेथ हो गई है। 2 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चा है उसको छोटी मोटी चोट आई थी, वो अपना इलाज कराने के बाद घर चला गया है। जो हमारी थाने की जो फोर्स है उसको निर्देश दिए गए हैं कि अग्रिम कार्रवाई जो है वो तत्काल इसमें कराएं और जो कोतवाली नगर की जो हमारे थानाध्यक्ष हैं बाकी फोर्स उनको ही निर्देश दिए गए हैं परिवार की जितना सहयोग हो सकता है जो आगे की प्रक्रिया है उसमें उतना सहयोग करें। केंद्रीय विद्यालय की इंटरमीडिएट की छात्रा व ग्रेप्लिंग खिलाड़ी सानिया ने भूटान में चतुर्थ दक्षिण एशियाई चैंपियन में 16 वर्ष की आयु में स्वर्ण पदक जीत लिया। भूटान के मुंटू में चतुर्थ दक्षिण एशियाई ग्रेप्लिंग चैंपियन 2018-19 का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, भारत, भूटान आदि दक्षिण एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय की इंटरमीडिएट की छात्रा पर्यावरण मित्र नवीन दीक्षित की पुत्री सानिया का चयन किया गया। वह भूटान में ग्रीन स्पर्धा में भाग लेने गई थी। भूटान के मुंटू शहर में यह प्रतियोगिता हुई जिसमें चिंता से मुकाबला हुआ और सानिया ने जीत हासिल की। भूटान नरेश की ओर से आए सरकारी प्रतिनिधि लोकमान्य ग्रुम ने सानिया को स्वर्ण पदक पहनाया। भूटान में स्वर्ण पदक विजेता पर केवी के प्राचार्य एस.के. राय ने क्रिपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव लक्ष्मण अवॉर्डी रविकांत मिश्र ने भी सानिया को बधाई दी। सानिया इसके पहले भी 4 अंतर्राष्ट्रीय रजत पदक जीत चुकी हैं। और मैं ग्रैपलिंग खेल में पार्टिसिपेट करती हूँ, जिसमें मैंने 2 इंटरनेशनल पदक जीते हुए हैं। एक भूटान देश में अपना तिरंगा फहराया था और एक इंडियन ओपन चैलेंज में मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और एक इंटरनेशनल पदक मैंने सामाजिक कार्यों में पर्यावरण के क्षेत्र में जीता हुआ है, जो मैंने गांधी पर्यावरण योद्धा सम्मान जीता हुआ है। और मैं अपने प्राचार्य जी श्री ए.के. राय सर और कई सारे टीचरों से प्रभावित हूँ और मुझे इसके लिए घर आकर राष्ट्रपति के परिवार ने सम्मानित भी किया हुआ है। जी लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं में प्रतिभाग कर रही, बहुत अच्छा लग रहा है। विद्यालय की केंद्रीय विद्यालय की पहली बच्ची है जिसने 3 इंटरनेशनल अवार्ड वहाँ पढ़ते हुए अर्जित किए। बड़ा अच्छा लगता है जब बेटियाँ आगे बढ़ती हैं और बेटी न होती न संसार होता, बेटी न होती न कुछ सार होता, बेटी न होती न ये प्यार होता, बेटी न होती न रिश्तेदार होता। बेटियां किसी क्षेत्र में कम नहीं, मैं बेटा बेटी में भेद नहीं करता, उसे आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। फतेहपुर जिले के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को खेल व फिटनेस के प्रति जागरूक किया जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को जमीनी स्तर पर खेल से जोड़ने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त 1 घंटे बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल के साथ सभी इंडोर खेलों को सिखाया जाता है। खेलो इंडिया का मकसद देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना और भारत को आने वाले समय में स्पोर्टिंग सुपर पावर के तौर पर विकसित करना है। इससे बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया
कि फिट इंडिया के तहत परिषदीय स्कूलों के बच्चों में स्कूली पढ़ाई के साथ खेल के प्रति उत्सुकता भी नजर आने लगी है। वर्तमान सरकार ने स्कूलों में खेलकूद को बढ़ाने के लिए कई काम किए हैं। इसमें प्राथमिक विद्यालय में 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 खेल की किट उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ हमको फुटबॉल, गेंद, बैट सब खिलाया जाता है। यहाँ बहुत अच्छा स्कूल भी है। हमारी मैम सब कुछ ला के देती हैं हमको, सब खिलाती भी हैं हमको और बहुत सारी चीज़ें भी लाती हैं और खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती और सब कॉपी किताब सब मिलती है यहाँ पर। कैरम बोर्ड खेलते हैं, गेंद बोर्ड खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, छुछोल खेलते हैं, कराटा खेलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ जो रैलियाँ होती हैं उसमें भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि कबड्डी के कंपटीशन होते हैं, बैडमिंटन है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में प्रतिभाग करें और खेल से उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास भी होता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल किट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में 5,000 रुपया और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10,000 रुपया खेल किट के रूप में प्राप्त कराया गया है। पूर्व वर्षों में भी हम लोगों ने प्राप्त कराया है, आने वाले समय में भी इसको प्राप्त कराया जाएगा। इसका आशय यही है कि विद्यालयों में इस खेल किट की उपलब्धता रहे, बच्चों की पहुंच में रहे। मुजफ्फरनगर जिले में प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने पूरा जिला चक्का जाम कर दिया। जिले में नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर 14 जगह जाम लगाया गया। किसानों ने विरोध स्वरूप गन्ने व पत्ती व पराली की होली भी जलाई। सड़कों पर अलग अलग जगह 2 से 5 घंटे तक जाम रहा। जाम के चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीमारों की एम्बुलेंस, स्कूल बसों और दोपहिया वाहनों को जाम से मुक्त रखा गया। भाकियू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एडीएम प्रशासन अमित कुमार को ज्ञापन भी दिया। भाकियू के बीटा प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि 20 दिसंबर तक गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया जाता है तो 21 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर भाकियू का कब्जा होगा। ये जनपद मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन का प्रदेश व्यापी किसानों का धरना था, जिस पर उनका मुख्य डिमांड था कि जो गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं हो पाई है और पराली को लेकर जो उन्होंने यहाँ धरना दिया था, उनका ज्ञापन भी हमको प्राप्त हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जाए और जो पराली पे जो मुकदमे कायम हुए हैं, क्योंकि हमारे जनपद में कोई पराली पे मुकदमा नहीं कायम हुआ है और उनको ये बता दिया गया है और इस प्रकार ये ज्ञापन का ले लिया गया है। हापुड़ में किसानों ने गन्ना बकाया भुगतान और गन्ना रेट बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली लखनऊ मार्ग जाम कर दिया और किसान हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में किसान हाईवे पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। किसानों के धरने की बैठने की सूचना मिलते ही आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और किसानों से वार्ता करने के लिए जुट गए। किसानों की मांग है कि किसानों को जल्द ही गन्ना बकाया भुगतान कराया जाए और गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया जाए। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारी जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं किसानों द्वारा दिल्ली लखनऊ हाईवे जाम करने से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी जिले में दीदी की पोषण वाटिका से लोगों की सेहत संवर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में पोषण के मानकों में काफी पीछे सूरतगंज ब्लॉक में NRLM समूह की महिलाओं द्वारा जैविक खाद के प्रयोग से प्रेरणा पोषण वाटिका में सब्जियों और फल फ्रूट की खेती कर परिवार के लिए अच्छी सब्जियां उगा रही हैं। गांव में करीब 50 से अधिक महिलाओं के घरों में पोषण वाटिका है। इससे महिलाओं को अच्छी आय भी होती है और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इन महिलाओं का समूह दूध, सब्जी और अनाज ही नहीं बनाता बल्कि जैविक खाद से लेकर जैविक कीटनाशक भी बनाकर बाजार में बेचता है। उनकी ट्रेनिंग से हमें काफ़ी लाभ हुआ है। हमने छोटे स्तर से घर पे जैविक खाद बनाना शुरू किया था। उसके बाद हमने किचन गार्डन से शुरुआत की है जो जिसको खाने से स्वाद हम लोगों को पसंद आया। हमें फैमिली का भी पूरा सपोर्ट हमें मिला है उसमें। तो हमारी इच्छा है कि जो भी ट्रेनिंग लेना चाहती वो यहाँ के ले सकती हैं। और हमारा इतना बड़ा गाँव है, पूरे गाँव में जैविक खेती ही हो रही है। हम लोग जैविक खाद अपने घर में ही। प्रमुख समाचार एक बार फिर। तेलंगाना एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच आयोग गठन करने का दिया निर्देश। 6 महीने में आयोग देगा अपनी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सिरपुरकर आयोग की करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद से निपटने के लिए झांसी के बबीना कैंट में रूस और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। 9 दिनों तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास।
वर्षा जल संचयन अभियान को सोनभद्र में मिला जीवंत रूप। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के लिए नहीं भटकना पड़ रहा है दूर दूर तक। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक होगी गंगा के किनारे। कानपुर में गंगा घाट पर इस बैठक की हो रही है तैयारी। हम रुके हुए थे इसीलिए हम नहीं पढ़